जी, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज आज जो हमारा मेन सेशन है, जिसमें बहुत ही सम्मान के साथ मैं चाहूँगी कि जैसा कि कल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आज भी वैसे ही बहुत बेहतरीन शुरुआत करते हैं हम। आज के सेशन में जो 2024-25 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, संविधान रोज़ाना ये सब्जेक्ट वाक़ई अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोगों को सहभाग करने की एक बहुत ही शानदार और इनिशिएटिव हम लोगों को अवसर मिला है। जैसे मैंने बुलंद सर को भी पहले कहा कि इसके उपलक्ष्य में आयोजित जो है आज भारतीय संविधान प्रशिक्षण सत्र क्रमांक 3 में मैं जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। और इस प्रशिक्षण सत्र में आपको हम बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के सभी कोनों से हमारी विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हर्ष का वाक़ई ये बहुत गौरव का विषय है। और एक ख़ास चीज़ ये है कि इस आयोजन में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग मुंबई के नेतृत्व में इसे आयोजित किया जा रहा है। और ये वाक़ई विद्यार्थियों के लिए बड़ा अवसर है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई और नागपुर से, और आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, इतर बहुजन कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग और साथ ही साथ युवा करियर क्लब। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। शाम 5 बजे से, जैसा कि आपने देखा कि हम सभी अलर्ट हो गए हैं, शाम 5 बजे से 6 बजे तक इस सत्र का आयोजन होगा, शुरुआत होगी और अंग्रेजी और संयुक्त सत्र में इसका आयोजन होगा। शाम 7 बजे जो है मराठी भाषा का सत्र शुरू किया जाएगा। मेरी सभी विद्यार्थियों से ये विनती है, विनम्र अनुरोध है कि वो युवा करियर की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और ऑनलाइन जो क्लास है, इसमें भाग लें और अपने नॉलेज को दिनों-दिन बढ़ाते रहें। क्लास के दौरान आपको कुछ वक़्त के लिए आस्क योर क्वेश्चन का जो एक विकल्प आपको दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे जो एक्सपर्ट शिक्षक हैं उनसे। आपको मॉनिटर पर आकर प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलेगा। तो इसके लिए कृपया ध्यान रखें, जैसा हम हमेशा कहते हैं आपको कि माइक और आपका जो कैमरा है, वो होना चाहिए। और आपके जो प्रश्न हैं, मैसेज के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रशिक्षण सत्र में हमें मार्गदर्शन आज प्रदान कर रहे हैं, जिनका परिचय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के प्रोफेसर जगदीश खोब्रागड़े जी, जो संविधान विषय के अनुभवी और प्रख्यात शिक्षक हैं। आज हमें संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण देंगे। आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब देंगे। तो पुनः मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और कल की क्लास में जगदीश सर, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके साथ-साथ मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे होता है। जैसे मैंने कहा, डू एंड डोंट्स की जानकारी जो है हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक मीडिया पर्सन हैं, तो ज़ाहिर है कि मैं भी शिक्षक स्टूडेंट के तौर पर आज जुड़े रहूँगी आपसे। तो जी, मेरी जी। गुज़ारिश है पूरे उनसे, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं यहाँ पर, कि अपनी समझ और जागरूकता को और आप दिनों-दिन बढ़ाइए। सीखने की जो एक ललक और लालसा होती है, उसे कभी ख़त्म मत होने दीजिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाता है। तो पुनः मैं एक बार जगदीश खोब्रागड़े सर, आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आप थैंक अपना यू। सेशन शुरू करें। माइक मैं आपको सौंपती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जिस तरह से अभी मैम ने बताया, तो मैं वैसे उतना प्रख्यात व्यक्ति नहीं हूँ। एक छोटा-सा शिक्षक, एक छोटे से विद्यापीठ में कार्यरत हूँ और मुझे संविधान विषय दिल से अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अन्य भी विषय पढ़ाता हूँ, जैसे कि श्रम विधि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और मैरीटाइम लॉज वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे विषय हमें पढ़ाने पड़ते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शिक्षक
न पढ़े या उसे न समझे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है? इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया कि क्या-क्या आपके पास मौलिक अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। क्या उसका उपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। और ऐसे हमारे बहुत सारे चर्चाएँ होते रहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपको विदित है कि अनुच्छेद 12 के बारे में हमने जाना, ठीक है? तो थोड़ा हम फ़ास्टली करेंगे, रैपिड फायर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे के प्रावधान क्या है। तो मूलभूत अधिकार आपके 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है? ये सारे आपके मौलिक अधिकार हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनको एक अनन्य साधारण, एक विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार, आपके जीने के अधिकार और आपके जीवन से संबंधित हर एक विषयों से संबंधित जुड़े हुए अधिकार है। अगर ये अधिकार हमने संविधान से निकाल दिए, तो वो संविधान में कुछ बचेगा ही नहीं। ये पार्ट ही अगर हमने सपोज़ निकाल दिया और बाकी का सारा ढाँचा वैसे ही रखा, जो 22 पार्ट्स मैंने बताए आपको, तो उस संविधान को कुछ अर्थ नहीं बचेगा। ठीक है? लोग ये कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स आते हैं, बहुत सारे विवाद भी होते हैं कि ये राइट्स बेस्ड अप्रोच क्यों है? ये अधिकार माँगने का जो अप्रोच है, जो जिसे हम बोलेंगे कि एक मार्ग बोल सकते हो या उसका एक दिशा, अधिकारों की ओर बढ़ने की दिशा, अधिकार माँगने की दिशा, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट बेस्ड नहीं होना चाहिए, कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो ड्यूटीज़ तो वैसे संविधान में दी गई है ना? 51 ए के बारे में ऑनरेबल जस्टिस पाटिल पृथ्वीराज सॉरी चौहान सर ने भी बताया। उसके बाद में आई थिंक जस्टिस पाटिल सर ने भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ की। तो आपके जस्टिस आर.सी. चौहान साहब ने भी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ की। तो हम चर्चा तो कर रहे हैं, बट इसमें भी पार्ट 3 में भी अगर 32 को हम देखेंगे, अनुच्छेद 32 को, तो वो तो उसकी जान है, राइट? और उसके बारे में बाबा साहब ने भी अपने लास्ट स्पीच में बताया था कि अगर इसको हम हटा देंगे 32 के, तो वो आपके जो मूलभूत अधिकार है, उसको कोई महत्व बचेगा नहीं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था या समझाने की कोशिश कर रहा था कि आर्टिकल 12 क्या होता है, स्टेट का डेफिनेशन क्यों दिया है, क्योंकि डेफिनेशन देने की क्या ज़रूरत है वो फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि वो पार्ट है अनुच्छेद 12 का। तो जैसे कि आपको विदित है कि हमने स्टेट में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर which is controlled, managed by, right, by the government, by the central government, by the state government, क्योंकि हमारे पास 29 जो राज्य है, ठीक है, केंद्र शासन एक है हमारे पास और वो सारा गवर्न करता है। तो ये जो राज्य हर एक चीज़ है, जो भी संविधान के संविधान के अनुसार जो इस्टेब्लिश हुई है, संविधान के अंतर्गत जो स्थापित हुई है, वो हर एक चीज़ राज्य है। और इसके हमने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं। और उसके अलावा हम अगर बात करें इसकी फंक्शनल टेस्ट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स में जो 12 में, आर्टिकल 12 में, उसमें ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या नहीं है, या किसी भी प्रकार का स्टेट कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है? अगर वो है तो वो राज्य के परिभाषा में आ सकता है और वो राज्य से दूर नहीं भाग सकता है। अगर वो राज्य के दूर नहीं भाग सकता या वहाँ से उसके दायरे से नहीं जा सकता है, तो उसको उसकी जवाबदारी, उसकी दायित्व जो है बढ़ती है। और राज्य की परिभाषा देने के पीछे यही उद्देश्य होगा या है शायद कि हमें राज्य को ही जवाबदार ठहराना है। राज्य ही का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। नागरिकों को हर एक वो चीज़ जो जो हम ये बोलते हैं इसमें कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकली भी हम जाएंगे, हिस्टोरिकल, तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, जिसे हम नागरिकी आपके अधिकार, राजकीय जो अधिकार है, और हम मानव अधिकारों के
अगर उसके जनरेशन्स में जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैग्ना कार्टा आया 1215 में, और इसी सन लाइक बहुत साल पहले, लाइक 1215 में, जब मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट पाया गया जिसमें राजा ने कुछ अपने अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया था। उसमें से मूलभूत अधिकार या बोलो या मानव अधिकार, वो एक महत्वपूर्ण अधिकार माने जाते हैं। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और उसके बाद में यूडीएचआर वगैरह आया। तो मानव अधिकार भी एक तरह से मूलभूत अधिकार से संबंधित है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो मानव अधिकार है वो मूलभूत अधिकार नहीं है, वो उससे अलग है। ठीक है, भले ही दायरा मूलभूत मानव अधिकारों का ज्यादा बड़ा होगा, स्कोप उसका ज्यादा बड़ा है दायरा, जिसमें हर एक चीज हम ला सकते हैं कि जो हर एक व्यक्ति जो भी एक मानव के रूप में जिसका जन्म हुआ है उसको जो अधिकार प्राप्त है एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वो सारे उसके मानव अधिकार है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार के जो विकसित हुए हैं, उसमें भी सिविल और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले व्यक्ति का जो समूह, क्योंकि व्यक्ति का समूह मिलके ही राज्य बनता है, ठीक है, सोसाइटी मिलके ही राज्य बनता है। तो उनका ये कहना था कि पहले उन्हें राजकीय और नागरिकीय सिविल पॉलिटिकल जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। फर्स्ट दे हैव रिकॉग्नाइज, फर्स्ट दे हैव क्लेम्ड। तो उसमें कौन से आते हैं? तो ये जो मानव अधिकार है आपके, वो उसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। कुछ अधिकार आपके राजकीय और सामाजिक हो सकते हैं, सोशल राइट्स भी हो सकते हैं। कुछ अधिकार आपके इकोनॉमिक राइट्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमी से संबंधित इकोनॉमिक राइट्स भी हो सकते हैं। तो राइट्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अधिकारों को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, राइट, कल्चरल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ अनुच्छेद है। तो ये जो शुरुआत के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार है वो आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से संबंधित है। ठीक है, इसलिए उनको एक विशेष महत्व प्राप्त है। तो जैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, ये हम परिभाषा इसलिए कर रहे क्योंकि हमें राज्य के विरुद्ध अधिकार मांगना है। अगर कुछ भी होता है तो हम न्यायालय में जाएंगे और उनके विरुद्ध ये अधिकार हम मांगेंगे, हक से मांगेंगे, बोलेंगे कि ये हमारे अधिकार, ये हमें मिलने चाहिए, अन्य जो भी पार्ट थी। फिर अनुच्छेद 13 जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, शायद इस पीपीटी में वो आया होगा या नहीं। 12 में भी कुछ केसेस है, एक बार 12 के केसेस हम रिवाइज कर लेते हैं वेरी क्विकली। मैंने पहले भी बताया था, जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोहनलाल का केस मैंने बताया था आपको, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राज्य बताया गया था। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस है, उसमें ये बोला गया था कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो है कॉरपोरेशन उनका, अन्य ऐसे बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, क्या वो राज्य की परिभाषा में आएंगे? यस। तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यस, दे हैव टू बी कंसिडर्ड। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब मैंने बताया पहले भी, इसमें भी एक टेस्ट उन्होंने बताया कि क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर म्यूनसिपैलिटी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्या वो हो सकती है? यस, इसमें भी बोला कि वो भी हो सकती है टेस्ट। प्रदीप कुमार विश्वास में वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, CSIR, क्या वो स्टेट हो सकती है? एक संस्था है जो रिसर्च से संबंधित कार्य करती है, तो इसमें भी बोला गया था यस। और फिर 12-13 के भी हम केसेस देखेंगे और 13 के बाद हम अनुच्छेद 14 के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 13 क्या है? तो अगर आप संविधान के अनुच्छेद के उसमें जो प्रोविजन में जाओगे तो 13 का महत्व इसलिए है, अनुच्छेद 13 यह कहता है, आप बेयर एक्ट में खोल के देखिए, उसके अधिनियम में देखिए, संविधान में, जिसमें ऑल लॉज राइट मेड बिफोर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर वो मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट एक हमारी संस्था है राइट,
if they are inconsistent with the part 3 of the constitution, then it can be declared as void, right? It can be declared void so far as it is inconsistent with the constitution. तो 13 अनुच्छेद 13 बताने का महत्व इसलिए है कि आप प्रोविजन में भी जाओगे तो उसमें भी बोला है कि ऑल लॉज लाइक इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency, ऐसी लैंग्वेज दिया है उसमें, बी वाइट. ठीक है, पहला क्लॉज है अनुच्छेद 13 का. और दूसरा क्लॉज क्या बोलता है अनुच्छेद 13 का? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और abridges the rights conferred by this part, or any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. ठीक है, पहले तो बोला है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ऐसा कोई कानून बनाते हो और वो पार्ट 3 के अगेंस्ट में जा रहा है तो टू दैट इनकंसिस्टेंट, जब तक वो विरोधाभास में है, उतने विरोधाभास में, तो तब तक वो कानून जो है उसे हम बोलेंगे कि वाइड है. या पार्लियामेंट ऐसा कोई अधिनियम बनाता है या कानून बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के आपको छीनने का काम करता है, राइट, टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो आपको इस भाग में दिए गए हैं, तब वो जो कानून होगा वो टू दैट एक्सटेंट, टू दैट कॉन्ट्रावेंशन, उसको वाइड हम डिक्लेयर कर सकते हैं. बाद में उसमें बोला है कि इसमें भी बहुत सारे विवाद हुए कि लॉ मतलब क्या, विधि आएगा कि कोई ऑर्डर भी आएगा कि कोई बायलॉज भी आएगा, कोई रूल आएगा, कोई कस्टम आएगा, कोई यूसेज आएगा. लॉ इन फोर्स मतलब क्या, वो केवल लॉ बनाए आज के वो या जो पहले बनाए गए थे वो, इस प्रकार से भी उसका जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है. और उसके क्लॉज 4 में ये बोला है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. तो अगर आप जो प्रोसीजर दी गई है अनुच्छेद 368 में, 368 में, उसको ये अप्लाई नहीं होगा, ऐसा उसमें कहा गया है. तो एक मोटे मोटे तौर पे हम इस जानने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 13 उन सब अधिनियमों को जो संविधान आने के पहले भी बनाए गए थे, बट वो आज भी आज के परिस्थिति में आपके मूलभूत अधिकारों से संबंधित है और आपके मूलभूत अधिकारों को छीनने की बात नहीं कर रहे, वो नहीं छीन रहे आपके अधिकार, तो वो वैलिड रहेंगे. अगर वो छीनने की बात कर रहे या वो आपके विरोधाभास में जा रहे पहले बनाए हुए कानून, तो वो वाइड हो जाएंगे. अगर बाद में आप पार्लियामेंट बना रहे हो, अगर वो भी इन कॉन्ट्रावेंशन है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वाइड डिक्लेयर हो जाएंगे. तो ये एक आर्टिकल 13 जो है, अनुच्छेद 13 को जो है विशेष महत्व प्राप्त है. इसे कभी कभी एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू का भी आर्टिकल कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. और उसके लिए उसने टाइम टू टाइम कुछ डॉक्ट्रिन्स भी दिए हैं, प्रिंसिपल्स भी दिए, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हिंदी का शब्द मुझे पता नहीं है, उसे क्या कहेंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब जो भाग खराब है, ठीक है. एक उदाहरण के तौर पे जैसे कि उदाहरण पे एक सादा उदाहरण लेते हैं हम, जो आपको भी समझ में आए. कोई चीज़ ऐसी है कि उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ बुरी है, तो सेवरेबिलिटी ये बोलती है जो अच्छा है वो ले लो, बुरा फेंक दीजिए, कोई भी चीज़. तो सेवरेबिलिटी ये बोलती है अच्छा लीजिए, बुरा एक तरह से उसको अलग करना है. तो ये एक आप बोल सकते हो कि इस तरह से उसमें दिया हुआ है. एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, उसमें बोला गया है कि वो जो कानून बनाया गया है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून जो बनाया गया है या कोई भी वो ऐसा कानून बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट्स, ऐसा लग रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक है, या है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बोला है कि उसको अभी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर वो उसको सही मायने में बोल सकते हो कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा अगर ये होता है, प्रूव होता है, साबित होता है, ऐसा पता चलता है, तो देन इट कैन बी डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट टिल दैट टाइम उसको एक शैडो की तरह उसको हम कंसिडर करेंगे कि उसको सर्वाइव रखेंगे। तो उस अधिनियम को या उस प्रावधान को हम बोल सकते हो एक शैडो उसको दिया जाता है, एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, एक साधारण व्यक्ति के भाषा में कहे तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक इक्लिक्स भी उसमें दिया हुआ है। और एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में ये बोला है कि आप कोई भी व्यक्ति अपने जो मूलभूत अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स है उसको त्याग नहीं सकता है, वो छोड़ने का अधिकार आपके पास नहीं है। नो इंडिविजुअल कैन वेव हिज राइट, या ऐसा कोई अधिनियम हम नहीं बना सकते, ठीक है, कि ऐसा कोई राज्य अधिनियम बना रहा है और जिसमें वो बोल रहा है कि आपके अधिकार त्याग दीजिए या व्यक्ति अपने अधिकार त्याग देंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक वेवर, ये जब अनुच्छेद 13 का जो विश्लेषण करने की बारी आई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब उन्होंने टाइम टू टाइम अपने अलग अलग जो है वो डिसीजंस दिए। फिर हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी वैसे देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा, ये सारे बहुत सारे कम शब्दों में लिखे हुए अनुच्छेद है, ठीक है। इसलिए जो बनाने वाले, संविधान बनाने वाले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको इसलिए विशेष महत्व प्राप्त है कि उन्होंने कम से कम शब्दों में, ठीक है, चाहो तो आप 10 पेज भी लिख सकते हो किसी के ऊपर, 20 पेज भी लिख सकते हो। अगर कोई टॉपिक दिया जाए कि आप अपने अधिकारों के बारे में लिखिए, तो आप लिखते जाओगे, आपको क्या क्या चाहिए वो लिखते जाओगे। पर ये जो ड्राफ्टिंग हुई है इसमें बहुत ही कम शब्दों में, जैसे कि अनुच्छेद 21 भी हम देखेंगे, केवल 2 लाइन है, 4 लाइन है, पर उस 4 लाइन में इतने सारे, उसको इतना महत्व प्राप्त है कि वो 21 अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे या 14 की भी हम बात करेंगे, दिखने में 4 लाइन होंगे, बट उसको इतना महत्व प्राप्त है कि हर एक चीज आपके जीवन से संबंधित, हर एक चीज, ऐसा कोई भी दायरा नहीं या ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसे हम कहेंगे जो अनुच्छेद 14 से न मिलती हो, या अनुच्छेद 14 को जिसे हम बोलेंगे दरकिनार कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अनुच्छेद 14 को उसको बोला जाता है कि ये ओमनी प्रेजेंस है, अनुच्छेद 14 को, और 21 को भी बोला जाता है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जो है, जिस भी भगवान की आप पूजा अर्चना करते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर एक वस्तु में है, हर एक रग रग में है, ठीक है, इस बिल्डिंग में है, इस फैन में है, टीवी में है। उसी प्रकार से ये जो आपका अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 21 है, हर एक चीज में बसा हुआ है, हर एक चीज से वो संबंधित है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बच्चे तो काफ़ी समझदार मुझे लगते हैं और उनके सवाल भी बड़े अच्छे हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको ये अच्छा मतलब समझ में आ रहा है। तो अनुच्छेद 14 को जो है हम बिल्कुल ही दरकिनार नहीं कर सकते, और उसमें क्या दिया है वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? राइट टू इक्वालिटी। The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. ठीक है, 4 लाइन है, 4 नहीं, एक ही सेंटेंस है भाई। The state shall not, right, discriminate या बोल सकते हो deny to any person equality before law and equal protection of law, ठीक है। तो ये जो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, ये आया वैसे तो इंग्लैंड से है, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हम कहेंगे प्रोफेसर डाइसी का है। ये मैंने शुरुआत के लेक्चर में भी बताया। डाइसी वाज बेसिकली अ
जूरिस्ट, डिसाइपल ऑफ एडवर्ड कोक। वो उनकी पूरी फिलोसोफर की वो एक ये आती है उसमें, लीगेसी है उसमें। तो डाइसी एक विद्वान था, राइट? उस व्यक्ति ने इक्वालिटी की बात की, उस व्यक्ति ने आर्बिट्ररीनेस की बात की, उस व्यक्ति ने डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की, समानता की बात की, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की। तो उनके गुरु थे एडवर्ड को। 1885 के पहले की बात है, उसके पहले उनके गुरु होंगे। उन्होंने भी वो उस पर काम किया। फिर डाइसी ने दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इसके ऊपर एक बुक लिखी थी 1885 में। उसमें उन्होंने ये बात की और इक्वेलिटी की प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। बोला कि जो विधि का समान संरक्षण एंड विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये दो शब्द है इसमें, ये हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला ये ओमनी प्रेजेंट, ऐसा क्योंकि वो फिर लोग कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे कि ये सही है या नहीं है, फिर उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो मैं 3 उदाहरण ये दूंगा, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बच्चों को एकदम एकदम ही आपको पसंद आएगा ये उदाहरण, और बहुत मज़ेदार ये किस्सा है। एक बोल सकते हो एक विवाद है ये, और इस मज़ेदार जो किस्सा है उसको समझने के लिए हम डाइसी का भी सहायता, उनके भी उदाहरण हम ले रहे। तो उन्होंने कहा कि क्या किसी व्यक्ति को हम बिना सुनवाई के सजा दे सकते या देना चाहिए, जब तक वो व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखेगा? क्या किसी व्यक्ति को, जैसे कि आप एज अ जज हो फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई विवाद आया है, तो क्या बिना सुने आप उस व्यक्ति के खिलाफ सजा सुना दोगे क्रिमिनल मैटर्स में या अन्य कोई भी मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आता है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is a separate branch of law like constitutional law which is developed by the time, but there is no such ऐसा ये नहीं है रिटर्न, ऐसा कोड नहीं है उसका, बट वो एक ब्रांच डेवलप्ड हुई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रांच है, वो हमने पहले 1-2 क्लासेस में समझने की कोशिश की। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक विधि या प्रशासकीय विधि जिसे बोलते हैं, तो उसमें ये उसका बहुत महत्व है। तो आप किसी व्यक्ति को क्या बिना सुने सजा दोगे? नहीं दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन होगा। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया, सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या आप खुद के केस में खुद जज बन सकते हो? जैसे मैंने कोई अपराध किया है और मैं ही उसका जज हूँ, क्या ऐसा कर सकता हो? तो ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने जाओगे तो वो पर्सनल बायस आएगा, उसमें अलग अलग प्रकार के बायस भी हो सकते। तो मैं खुद ही आरोपी हो और खुद ही उसमें जज हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तो लिख दूंगा ना कि नॉट फाउंड गिल्टी, है ना, कि ये तो बाइज्जत बरी हो गया, इसको तो कोई सजा ही नहीं मिलेगी क्योंकि मैं खुद ही जज हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये 2 महत्वपूर्ण के सिद्धांत है, अन्य भी और भी है, बट ये इसके मुख्य सिद्धांत है इक्वालिटी के, अनुच्छेद 14 से संबंधित। तो इसी कड़ी में हम आगे अगर बढ़ाए इसको, तो आप देख सकते हो ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ठीक है। ये तीनों अलग अलग केसेस है, अलग अलग वर्षों में इनका डिसीजन आया, बट देखिए इसमें कैसे ये हुआ था। तो इसकी स्टोरी ऐसी है, इसका किस्सा ऐसा है। ये जो अनवर अली सरकार है, ये एक डकैत था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और 1950 में, 50 की घटना है, 49-50, तब 50 में संविधान तो आ चुका था, ठीक है। तो 1950 में वेस्ट बंगाल सरकार ने, उस दौरान वहाँ की सरकार ने एक अधिनियम लाया, और उस अधिनियम के अंतर्गत एक स्पेशल कानून लाया, विशेष कानून। एक विशेष कानून होता है क्रिमिनल लॉ से डील करने के लिए, और उस विशेष कानून के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे एक कैटेगरी ऑफ, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ जो ऑफेंसेस है, उनको हम फास्ट
ट्रैक या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा, स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा जल्द से जल्द निपटाएंगे और उनको सजा देंगे। ठीक है, ऐसा एक कानून लाया 1950 में। और ये अनवर अली सरकार का जो केस है, इसने कोई अपराध किया था, डकैती की थी, चोरी वगैरह जो भी किया होगा इसने, और ये जेल में भी था, तो ये इसके खिलाफ वो मामला चला। और उसके पहले वो नहीं था कानून, बाद में वो जब आया कानून, तो उस कानून के तहत फास्ट ट्रैक केस चला, राइट, ट्रायल कोर्ट में चला और उसके खिलाफ केस डिसाइड हो गया। तब अनवर अली सरकार का ये कहना है, वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो कोर्ट में भी गया और मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। तब अनवर अली सरकार का ये कहना था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। ये जो अधिनियम आपने लाया है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप चला रहे हो या ट्रायल आप चला रहे हो, उसके अंतर्गत जो मुझे जो सजा दी गई है, ये तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फिर उसने पढ़ा आर्टिकल 12, बोला कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ डिने एनी राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू इस सिटीजन। मतलब आप चोरों में कैटेगराइजेशन कर रहे हो, आप चोरी करने वाले या डकैत जो होंगे उसमें आप कैटेगरी कर रहे हो, इसका केस हम फास्ट ट्रैक से चलाएंगे, इसका केस हम सालों साल चलाएंगे, इसका केस हम थोड़ा स्पीड से और बढ़ाएंगे। तो ये तो इक्वालिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन हो गया, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है। फिर इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन उन्होंने अप्लाई। ठीक है, अगर आप उस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाओगे तो बोला कि राज्य के पास ये अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य की हमने बात की, राज्य के पास ये विशेष अधिकार, ये अधिकार उसके पास है कि वो क्लासिफिकेशन कर सकता है, वो विशेष कानून ला सकता है, और वो जब विशेष कानून ला सकता है उस किसी व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए ये केस को एक महत्व प्राप्त है और इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी उन्होंने डिस्कस की। ठीक है, ये किस्सा हो गया। अब आइए दूसरा केस देखिए, ये भी बहुत मजेदार केस है एकदम। इस केस में ये हुआ था कि ये ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु का केस है ये। इसमें तमिलनाडु के कुछ कर्मचारियों से संबंधित केस था ये, जिसमें कि उनके खिलाफ कुछ इंक्वायरी हुई थी और कुछ रिकवरी होनी बाकी थी, और इसीलिए वो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में कुछ दोषी पाए गए थे। बट उनका ये कहना था कि वो जो डिसीजन लिया गया था वो उनको बिना सुने, राइट, उनको नोटिस न देते हुए ये डिसीजन लिया गया था, या जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो भी कमेटी होंगी उनके विभाग की, वो उन्होंने जो निर्णय लिया वो विदाउट सुनवाई, विदाउट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट, राइट, और ये उन्होंने निर्णय ले लिया। तो फिर ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट तक। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय लिया। तो क्या आप इस प्रकार के निर्णय ले सकते हो जिसमें किसी व्यक्ति की सुनवाई ना हो? क्या वो एक प्रकार से आर्बिट्रेरीनेस है? तो इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म जो है आर्बिट्रेरीनेस, इसको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। और जहां जहां पे आर्बिट्रेरीनेस, जिसे हिंदी में कहेंगे हम आर्बिट्रेरीनेस को, जिसे कह सकते हैं कि एकाधिकार या तानाशाही प्रकार से, ऐन तैन तरीके से, किसी प्रकार से वो एक निर्णय लिया जाता है जिसमें किसी का न सुनवाई हो न कुछ हो, इस प्रकार से अगर आप करते हो या कोई निर्णय लेते हैं या शासन कोई निर्णय लेता है या गवर्नमेंट कोई निर्णय लेता है या कोई अधिकारी ऐसा निर्णय लेता है या कोई समिति ऐसे निर्णय लेता है, तो वो भी जो समानता का सिद्धांत है, इक्वालिटी का सिद्धांत है, उसके विरोधाभास में वो जा सकता है। ठीक है, ये केस हो गया, ये किस्सा था। ठीक है कि नहीं? मजेदार किस्सा है ये। और फिर आइए तीसरा किस्सा जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे उदाहरण हैं जो केसेस है।
तो मनेका गांधी का जो केस था, जिसमें कि पासपोर्ट उन्हें चाहिए था, ठीक है? और पासपोर्ट के लिए उन्होंने अर्जी की थी पासपोर्ट ऑफिस में, और पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी है, उन्होंने कहा कि आपका, उन्होंने उनको कुछ बताया नहीं, बिना सुनवाई के, बिना बताए हुए, बिना नोटिस के उनका पासपोर्ट सीज कर दिया, ठीक है? और उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड करके स्टैंप लगा के साइड में रख दिया। फिर इनको पता ही नहीं, इनको तो जाना था, वो अपनी फ्लाइट्स वाइट की टिकट वगैरह सब बुक कर ली थी, अब जाना था। फिर बाद में इनको पता चलता है कि आपका पासपोर्ट ही सीज हो गया। पासपोर्ट अथॉरिटी ने आपका जो ट्रैवल प्लान है जो जाने का, वो ही रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और उसमें फिर उन्होंने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21, ये 3 अनुच्छेद उन्होंने रेफर किए। बोला कि आप जो पासपोर्ट अथॉरिटी ने कार्य किया है बिना सुनवाई के, मेरे पासपोर्ट को मुझे कोई सूचना नहीं दी और उसको सीज कर लिया, और इसके वजह से मेरा जो विदेश दौरा था वो भी कैंसिल हो गया, इक्वेलिटी का प्रिंसिपल वो भी वायलेट हो गया, और मेरा जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, वो भी वायलेट हो गई। तो तीनों का ही इसमें काफ़ी जिक्र है, ठीक है? फिर आइए इसमें ये एक और उदाहरण मैं बताऊंगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1950 का, ये तो हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। ये ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए, ये शायद तो पहले उन केसेस में आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए थे। 1950 का ये केस है। दिस इज विथ रिगार्ड टू द पर्सनल लिबर्टी इंटरप्रिटेशन। इसकी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। अब ये जो ए.के. गोपालन था, ए.के. गोपालन नाम का जो व्यक्ति था, ये एक कम्युनिस्ट लीडर था मद्रास में, ठीक है? कम्युनिस्ट लीडर बहुत मतलब एक्टिविस्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं, एंड दे वर्क फॉर देयर पार्टी, ठीक है, सोसाइटी ऑल्सो। तो इनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद कौन से कानून के अंतर्गत, अभी तो बहुत सारे कानून आए हैं, ठीक है? अनलॉफुल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी आया, ऐसे। तो उस जमाने में 1950 में भी एक कानून था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है? और उस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है, और किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर सकती है, ठीक है? और वो एक विशेष प्रकार का अधिनियम होता है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 20, 21 और 22, 21 छोड़िए, 20, 22 वगैरह आप पढ़ोगे अनुच्छेद में, उसमें ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप अगर अरेस्ट करते हो, उसको विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे भी आज कोई अरेस्ट करता है तो उसको पहले मैजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स, जो भी नियरेस्ट होगा, जो भी इस एरिया में जो ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा, उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जब वो कस्टडी देगा मैजिस्ट्रेट, या तो वो पुलिस कस्टडी देगा या जुडिशियल कस्टडी देगा, वो देखेगा कि किस प्रकार का अपराध अगर मैंने किया है। और पुलिस के भी कुछ दायित्व होते हैं, उनके भी ड्यूटीज होते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को जो अरेस्ट कर रहे हैं उसको अपराध के बारे में बताना चाहिए कि आपने ये गुना, उनके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, उसके जो नियरेस्ट रिलेटिव्स होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी बताना चाहिए, ठीक है? ताकि हम यहाँ पे संविधान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपकी सिविल लिबर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम इन अधिकारों की बात करते हैं तो आपको ये बेसिक जो है राइट्स, ये तो होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उन अधिकारों का कोई उपयोग नहीं। तो ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में उन्होंने अरेस्ट कर दिया, काफी समय से जेल में रखा, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ना तो उसको उसके वकील से मिलने दिया जा रहा है, ना उसके रिश्तेदारों से मिलना जा रहा है, वो कहाँ है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में मतलब कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो
बाद में जब उनको मौका मिला तो ए.के. गोपालन ने इसको चैलेंज किया, उस अधिनियम को चैलेंज किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। आई थिंक वो भी 1950 का अधिनियम है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अभी तो उससे भी अलग अलग कानून आए हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हम 14 की ही बात करें इसमें, कि ये जो आपने विशेष कानून जो बनाया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। कैसे वायलेशन कर रहा है? क्योंकि ना आप इसे एक विशेष कानून, मतलब ये दूसरे प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया आपने बनाई, तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार हो सकता है कि वो ऐसी ऐसी प्रक्रिया बना सकते हैं? और क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि वो ऐसा एक विशेष कानून बना सकते हैं? ठीक है, तो इसमें पर्सनल 21 के बारे में भी, और ये मेरे मौलिक अधिकार है, मेरा ये आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, ठीक है। 21 का आप वायलेशन नहीं कर सकते हो। 14 में तो इक्वालिटी की बात की है, 21 में भी उन्होंने चर्चा की इसके बारे में, कहा कि ये इस प्रकार का कानून ऐसे संवैधानिक देश में, जहाँ पे हमारा जब तब तो भारत का संविधान था ही, तो अब जब आपके पास संवैधानिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे अधिकारों का अतिलंघन करता है। तो इसमें काफ़ी बहस हुई। उसके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ ठीक है, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर पार्लियामेंट, उन्होंने बस इतना कहा इसमें, जब अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, जिस्ट में जानने की कोशिश करें, तो उनका कहना यही था कि आप जो भी अरेस्ट करना है या जो भी अरेस्ट होगी, वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और आर्गुमेंट था ए.के. गोपालन का, वो मैं बताना भूल गया। उनका ये कहना था कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल से, मैंने बताया था 7 आर्टिकल से, ऐसा मैंने आपको बताया था। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इंडिया में जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वो अनुच्छेद 21 में जो दी गई है, वो दोनों एक जैसी है, ऐसा ए.के. गोपालन का कहना था। क्या कहना था इनका? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज वन एंड द सेम थिंग, ऐसा ए.के. गोपालन का आर्गुमेंट था। वेरएज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें अमेरिका से क्या लेना देना है। तो ड्यू प्रोसेस ये उनका टर्म है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमारा टर्म है, और ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, इसीलिए इसमें कोई उनको रिलीफ वैसे मिली नहीं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन है कंसेप्ट, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये इंडियन कंसेप्ट है, तो इनका दोनों में कोई जो है संबंध नहीं है। बट वही सुप्रीम कोर्ट जब 1978 में मनेका गांधी का केस जब उनके सामने जाता है, जो अभी मैंने आपको आपके सामने अभी जो बताया था, जो पासपोर्ट वाला इशू, उस केस में फिर से एक गोपालन का आर्टिकल 14 का जो है डिस्कशन में आया, वो जिक्र हुआ उसमें। तब वही सुप्रीम कोर्ट जो 1950 में बोल रहा था कि ये ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये एक नहीं है, अलग अलग है, 1978 में खुद ही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, फिर जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये तो एक ही है, वन एंड द सेम थिंग, प्रोसीजर इस्टेब्लिश और ड्यू प्रोसेस, मतलब आप कोई भी चीज करो, कोई भी अरेस्ट करो या कोई डिटेंशन करो, एक कानून के तहत करो, ड्यू प्रोसेस या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कानून के तहत अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट बनाता है, तो पार्लियामेंट के तहत आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हो, और पार्लियामेंट के पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां होती है कि वो कोई भी कानून बना सकता है। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसी अपने व्यू को रिवर्स कर दिया और बोला कि नहीं, हम यह मानते हैं कि ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये दोनों ही एक ही है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। फिर आइए आप अनुच्छेद 15, 16, इन शॉर्ट में मैं बताता हूँ, फिर हम बाकी के भी अनुच्छेद करेंगे।
अनुच्छेद 15 में डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा बहुत सारी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 15 में ये बोला है कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जिससे कि भेदभाव हो, किसी भी प्रकार, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपके नस्ल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ऐसा कोई भी भेदभाव राज्य नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए, राइट। एंड फिर उसमें और टोटल कितने उसमें 5 अनुच्छेद है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 अनुच्छेद। मैं थोड़ा शॉर्ट में वो बता रहा हूँ। तो पहला क्लॉज तो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बाद में जो दूसरे क्लॉजेस है उसमें फिर खुद ही वो संविधान ये शक्ति देता है, पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो चिल्ड्रंस, विमेन्स के लिए विशेष कानून बना सकता है, ठीक है। भले ही उसमें पहले बोला गया है कि आप भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव किस लिए? पानी पीने की जगह के लिए भेदभाव, पब्लिक प्लेसेस में, होटल, रेस्टोरेंट जाने के लिए या उसमें जाने अगर आपको रोका जाता है तो उस प्रकार के भेदभाव। क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत भेदभाव होता था, अभी भी होता है, अभी कम होता है, स्वरूप बदल गया है, पर भेदभाव तो होता है। तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव कम करने के लिए अनुच्छेद 15 लाया गया। किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव राज्य खुद न करे, और राज्य ये बोलता है कि किसी अन्य ने भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी राज्य होगा, पब्लिक प्लेसेस या जो भी होंगे, वो उन्होंने तो करना ही नहीं चाहिए, कि उससे तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। बट वो विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं, ये भी उसमें बताया गया। या विमेन के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 में दिया है, एक जनरल प्रोविजन है। और उसके बाद जब 16 की हम बात करेंगे, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 16 में अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन जो का प्रोविजन है वो 16 से ही आता है बेसिकली, ठीक है। तो 16, 15 और 16 से आता है। 16 में डायरेक्टली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। पब्लिक एम्प्लॉय जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसमें वो विशेष प्रावधान करके उनको रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है। तो ये एक उसमें 16 में दिया। बाद में अनुच्छेद 17 के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी भेदभाव, जातिगत भेदभाव या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा अनुच्छेद है, पर उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें ये बोला है कि नो स्टेट, ठीक है, शैल फॉलो, ये भी बोल सकते हो आपको, और फॉरबिडन, दे आर अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपराध होना चाहिए। इसलिए उसके बाद में फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया 1955 में, संविधान 1950 में आया था, और उसके बाद में 1989 में एक विशेष भी अधिनियम आया। बट मुख्य तौर पर हम देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आया 1955 में, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 17 का उद्देश्य यह था कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाए कंप्लीटली। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। भले ही 15, 16 में बताया गया या 15 में भी बताया गया, तो अनुच्छेद 17 में विशेष उन्होंने अनुच्छेद दिया और उसके अंतर्गत कहा कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट शुड बी पनिशेबल, विच इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। तो वो उन्होंने एक कार्य किया उसमें, और वो एक महत्वपूर्ण या विशेष प्रकार का अनुच्छेद आप कह सकते हो कि वो भारत के संविधान में दिया गया। बाद में अनुच्छेद 18 आप देखोगे, उसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की भी बारे में बात की है, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि 555 छोटे मोटे राजा महाराजा
अपना अपना साम्राज्य चला रहे थे, कुछ अंग्रेजों के साथ थे, कुछ कुछ बाद में भारत में विलीन हो गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए। जब भारत का बंटवारा हुआ तो आधे मतलब मेजॉरिटी जो जो हमारे बाउंड्री से लगे हुए थे, छोटे मोटे जितने भी राज्य थे वो सब भारत में विलीन हो गए, और कुछ जो चाहते थे वो पाकिस्तान में भी हो गए, ठीक है, चले गए। तो ट्रांसफर ऑफ पावर्स के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रांसफर हुआ पावर का, तब ये सारी बातें उन्होंने चर्चा की थी, और बाद में वो डिसाइड हुआ, और कुछ को हमने अपने अंतर्गत जबरदस्ती भी बोला कि आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे बाउंड्री में, टेरिटरी में आ रहे हो, तो ऐसे छोटे मोटे राज्य तो आप चला नहीं सकते। उसके एवज में हमने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको पेंशन देंगे, पर मैंने पहले भी बताया कि इंदिरा गांधी आने के बाद फिर उन्होंने वो पेंशन भी बंद करवा दी। बट है, राजा तो राजा होता है, महाराजा होता है, आज भी उनका टाइटल उसी प्रकार से भी रखते हैं। बट अनुच्छेद 18 ये बोलता है कि इस प्रकार से अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होनी चाहिए, ऐसे कोई टाइटल्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आप 18 को, अनुच्छेद 18 को पढ़ोगे, और या ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते हो जैसे मिलिट्री से संबंधित, वो मतलब मिलिट्री और एकेडमिक आप रख सकते हो, जैसे कि डॉक्टर, आचार्य, प्रधानाचार्य, कुलगुरु, कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति, इस प्रकार से आप टाइटल्स तो रहते हैं, ये वैलिड है। बट नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। ये शायद इसलिए भी कहा होगा कि उस जमाने में ऐसा भी होता था कि एक बहुत बड़ा एक पदवी है, वो बच्चों को पता नहीं होगा शायद, या पता भी हो। अंग्रेज जो हमारे देश पे जिन्होंने राज किया, वसाहतों ने, तो ये कुछ टाइटल्स भी देते थे, ठीक है, जैसे कि सर, सर नाम की ये एक पदवी होती है, सर। ऐसे में उदाहरण के तौर पे कुछ आप नाम भी ले सकते हो, नाम ले सकते हो, उनके सामने सर लिखा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी पदवी मानी जाती थी उस जमाने में, ठीक है। वो अब एकेडमिकली होगी तभी शायद अभी भी यूज होती है, पर वो ऐसे कुछ और डिस्टिंक्शन या ऐसी पदवियां दी जाती। तो ये अनुच्छेद 18 का उद्देश्य ये था कि जो राज्य स्वीकृत करेगा उसी प्रकार के ही वही टाइटल्स आप रख सकते हो, अन्य और टाइटल आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक उसका उद्देश्य था अनुच्छेद 18 का। तो आज के लिए इतना काफी 18 का। कल हम 19, 20, 21, 22, 23 फिर और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आप आज 12 से लेकर 18 तक इनको पढ़िए, और वो जो मैंने आपको बताया उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी हम फिर और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मैम, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा मैम आपका। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी कि क्या कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं जो अपने जगदीश सर से के लिए ले लेते हैं। हाँ, ठीक है बच्चा, ये बहुत अच्छा जी सवाल है। इसमें ये बोला है यू हैव अ 6 फंडामेंटल राइट्स। वो जो 6 फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं ना बेटा, वो आपके फंडामेंटल जो फ्रीडम्स है, अनुच्छेद 19 के बारे में कहते हैं। तो उसमें 6 आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू क्या बोल सकते हो, रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बाद में ए बी सी डी ई एफ जी था उसमें, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये जो 6 है ना, वो उन 6 फंडामेंटल राइट्स की वो बात करते हैं, ठीक है। वो 12, 13, 14 ये इनकी बात नहीं करते, वो उसके बारे में कहा जाता है 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये एक और सवाल है सर आपके लिए। हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द केसेस, प्लीज गिव। उसमें केवल ये पूछा जा सकता है, अगर पूछा भी गया तो
जैसे कि आर्टिकल 14 से संबंधित कौन सा केस है? तो जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 से संबंधित मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे वो ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ऐसे कुछ जो लैंडमार्क जो बहुत फेमस, ये सारे ऐसे फेमस जजमेंट्स है। तो ऐसे जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना? तो ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी केस पूछा जाएगा। जो पब्लिकली नोन केस होगा या जो फेमस होगा, इसी प्रकार के लैंडमार्क डिसीजन ही आपको पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है? एब्सोल्युटली। और कोई सवाल विद्यार्थियों के? तो इससे पहले कि कोई सवाल आए, चूंकि समय तो हो गया है सर समापन का, तो मैं अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको स्पेशली मैं यही कहूंगी कि आज हम जगदीश सर से जो उनकी स्पीच थी, आज जो उनकी जानकारी हमारे तमाम विद्यार्थियों को उन्होंने दी है, उसमें विशेष रूप से जैसे आर्थिक, सामाजिक, मानवीय जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में आपने बहुत ही सरलता के साथ और उनकी जिम्मेदारियों को कैसे उसका निर्वहन करना चाहिए, उसको बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया। जैसे आम बोलचाल के लैंग्वेज में अगर समझाएं तो मुझे लगता है विद्यार्थी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जल्दी से आत्मसात कर पाएंगे। और सेकंड बड़ी अच्छी चीज मुझे एक नई चीज लगी कि जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आपने एक बताया, ये वाकई अपने आप में लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सीखने वाली बात है। और जातिगत भेदभाव जो आपने कहा, उस उसके विस्तार के लिए भी जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान आता है, वो भी जानना हमारे उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अब अनुमति देने चाहूंगी अब सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए। और जाते जाते एक चीज मैं आप सभी को जरूर विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थी जो अपने सवाल मैसेज के जरिए भेज सकते हैं हमको। और आपका जो स्टडी मटेरियल है उससे आप युवा करियर की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का विकल्प आपके सामने फ्लैश होगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ज्वाइन नाउ जो है, उस विकल्प को भी आप तुरंत जाइए ताकि तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो आपकी स्टडी में वो हेल्प करेगा। तो अगेन जगदीश सर, मैं आपका पुनः पूरे विद्यार्थियों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस उम्मीद के साथ धन्यवाद देती हूँ और समापन के लिए आपसे अनुमति चाहूँगी कि कल के सेशन में फिर एक बहुत ही बेहतरीन और जानकारी वर्धक विषय लेकर आप हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।